नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवसेना के लिए फडणवीस ने छोड़ दिया था बीएमसी महापौर का पद, शिंदे ने किया बड़ा खुलासा। 2024 की तैयारी कौन किस पर भारी, एनडीए पीडीए में कौन ज्यादा ताकतवर, यहां होगा शक्ति प्रदर्शन। सरकार ने उठाया ऐसा कदम, अब 80 रुपए में मिलने लगा टमाटर, जानिए कैसे खरीदें। दिल्ली में बाढ़ के बीच लाल किले की मुगलकालीन तस्वीरें वायरल, पानी ही पानी, जानिए क्या है सच्चाई। 2024 से पहले एनडीए में शामिल हुए यूपी के ये बड़ी पार्टी रह चुकी है अखिलेश यादव की पुरानी साथी। इन राज्य में आ सकता है सैलाब, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की है बड़ी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। साल 2017 में बीजेपी ने बीएमसी महापौर का पद क्यों छोड़ दिया था? सीएम एकनाथ शिंदे ने इससे जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सीएम शिंदे ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने साल 2017 के निकाय चुनाव के बाद उनके कहने पर शिवसेना के लिए बीएमसी में बीजेपी का महापौर बनाने का मौका छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री शिंदे ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने 2 साल बाद बीजेपी से गठबंधन तोड़कर इसका कर्ज चुकाया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कुछ दिन पहले ही अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी के एक गुट की उनकी सरकार में शामिल होने के बाद अपने दल के सहकर्मी को किसी बात की फिक्र नहीं करने का आश्वासन दिया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पॉलिटिक्स में कुछ समीकरण बनाने पड़ते हैं। आप देखिए कि अजीत पवार ने भी हमारे सरकार का समर्थन किया है। बता दें कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर साल 1997 से 2022 तक शिवसेना का कब्जा रहा। भारत के सबसे अमीर नगर निकाय के चुनाव पहले 1 साल से लंबित है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि बीजेपी साल 2017 के निकाय चुनाव में बीएमसी करीब जीत चुकी थी। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस सीएम थे। हमारे प्रमुख ने कहा कि बीएमसी हमारा कंट्रोल रहा है ये हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। फिर शिंदे ने आगे कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस ठान लेते हैं तो महापौर बीजेपी का ही होता। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि लेकिन जब मैंने फडणवीस से कहा कि हम सरकार में हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे बॉस का दिल मुंबई में है, इसलिए आप शिवसेना के लिए मुंबई छोड़ दीजिए, तब मेरे अनुरोध पर देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई छोड़ दी थी। लेकिन उद्धव के इसका कर्ज कैसे चुकाया? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बताया कि उद्धव ठाकरे ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होने पर 40 से 50 फोन कॉल इग्नोर किए और आखिरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। सीएम शिंदे ने उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 साल में देवेंद्र फडणवीस ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया कि वे चाहते तो बीएमसी जीत सकते थे और बीजेपी का महापौर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ये पद शिवसेना को दे दिया था। ऐसे में एहसान फरामोश कौन है? 2024 के लिए मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई तेज हो गई है। एनडीए और विपक्ष की पीडीएफ एकजुट होकर एक दूसरे को टक्कर देने में जुट गई है। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव 2024 यानी अगले साल होने हैं। देश में होने वाले इन सबसे बड़े चुनाव में बस 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अब सियासी पार्टियां अपनी शक्ति साधने में जुट गई हैं और उसके खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष में बड़े पैमाने पर रणनीति बनाने का काम चल रहा है। विपक्ष के नेताओं ने पीडीएफ नाम से गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के नेताओं की एक राउंड बैठक पटना में बीते दिनों हुई थी। उनकी अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है। 17 जुलाई को विपक्ष के नेता बेंगलुरु में रात्रि भोज करेंगे, तो वहीं 18 जुलाई को विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर बीजेपी विरोधी रणनीति तय करने वाले हैं और उसी दिन दिल्ली में एनडीए अपने सहयोगियों को एकजुट कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है।
2024 के चुनाव से पहले 18 जुलाई की ये तारीख काफी अहम है, क्योंकि विपक्ष की बैठक से इतर एनडीए अपनी सहयोगियों के जरिए अपना कद दिखाकर विपक्ष को चित करने की कोशिश में जुट गई है। इसी वानगी में आज गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान कर विपक्ष का आत्मविश्वास डगमगाने की कोशिश की। यूपी में सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल कर लिए गए हैं। शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया गया। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। ओपी राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं एनडीए में आने के बाद राजभर ने कहा कि पीएम मोदी की सोच को आगे बढ़ाएंगे। वहीं राजभर के पाला बदलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेताओं की होने वाली बैठक में 24 दलों के हिस्से लेने की बात सामने आ रही है, तो एक एक पुराने साथियों को साथ लेकर विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए बीजेपी ने भी अपने एनडीए गठबंधन से पार्टियों को जोड़ने का काम तेज कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी लगातार पार्टियों को जोड़ रही है। बिहार में एनडीए के पुराने सहयोगी और खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को भी गठबंधन में वापस लिया जा रहा है। हम पार्टी के जितन राम मांझी पहले ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इसी बीच पवन कल्याण की अगुवाई वाले सेना पार्टी 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में हिस्सा लेगी। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि पवन कल्याण इस बैठक में शामिल होने के लिए 17 जुलाई को ही दिल्ली पहुंचेंगे। साफ है, एनडीए की 28 तो पीडीएफ के साथ 24 दलों की दो अलग अलग जगहों पर होने वाली बैठक में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देश में 500 से अधिक स्थानों से मिली सूचनाओं के आधार पर सरकार ने स्थिति का आकलन किया है, जिसके बाद 16 जुलाई से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर टमाटर का बिक्री करने का फैसला किया है। इस रेट पर आप किसी तरह टमाटर को वापस अपनी रसोई में ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली, एनसीआर और कुछ अन्य क्षेत्रों में रविवार से टमाटर 80 रुपए किलोग्राम के भाव पर बेचने का ऐलान किया है। दरअसल टमाटर की ऊंची कीमतों से आम लोगों को राहत देने के लिए पहले सरकार इसकी बिक्री 90 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर कर रही थी। सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली, एनसीआर में मोबाइल वैन के जरिए रियायती 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। शनिवार को कुछ अन्य शहरों में सरकार ने रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद टमाटर की थोक कीमतों में कमी आई है। सरकार ने देश में कई स्थानों पर 90 रुपए की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। बयान में कहा गया कि देश में 500 से अधिक स्थानों से मिली सूचनाओं के आधार पर सरकार ने स्थिति का आकलन किया। अब सरकार ने रविवार 16 जुलाई से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर टमाटर की बिक्री करने का फैसला किया है। सरकारी बयान में कहा गया कि देश की सहकारी समितियों, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में कई स्थानों पर रविवार से 80 रुपए किलोग्राम के भाव पर टमाटर की बिक्री शुरू हो गई है। सोमवार से कुछ और शहरों में रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए शुक्रवार से सहकारी समितियां, एनसीसीएफ और नेडेफ केंद्र की ओर से मोबाइल वैन के जरिए टमाटर बेच रहे। इस साल की मानसून बारिश और कम उत्पादन की सीजन की वजह से देश के प्रमुख शहरों में खुदरा बाजार में टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। कई शहरों में तो ये 250 से 300 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहे हैं। सरकार के अनुसार शनिवार को टमाटर का अखिल भारतीय औसत दाम लगभग 117 रुपए प्रति किलोग्राम था।
उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार टमाटर की औसत अखिल भारतीय खुदरा कीमत शनिवार को 116.86 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि अधिकतम कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम और न्यूनतम 25 रुपए प्रति किलोग्राम थी। टमाटर को मॉडल दाम 100 रुपए प्रति किलो था। महानगरों की बात करें तो दिल्ली में टमाटर 168 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। इसके बाद मुंबई में 150 रुपए और चेन्नई में 132 रुपए प्रति किलो था। सबसे ज्यादा 250 रुपए प्रति किलो का भाव हापुड़ में था। कृषि मंडियों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक टमाटर की कीमतें आमतौर पर जुलाई, अगस्त और अक्टूबर नवंबर की अवधि के दौरान बढ़ती है। ये आमतौर पर कम उत्पादन के महीने होते हैं। वहीं एनसीसीएफ के प्रबंध निर्देश ए जोशप चंद्र ने कहा कि टमाटर मदनपल्ली, कोलार और सांगनेरी में खरीदे जा रहे हैं। एनसीसीएफ ने पिछले 2 दिन में 35,000 किलो टमाटर से बेचे हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को दिल्ली एनसीआर में 2,000 किलोग्राम, वाराणसी में 15,000 किलोग्राम, लखनऊ और कानपुर में 10,000 किलोग्राम टमाटर बिकने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एनसीसीएफ ने शनिवार को लखनऊ में लगभग 7,000 किलोग्राम टमाटर बेचा। इससे टमाटर का थोक दाम 130 रुपए से घटकर 115 प्रति किलो पर आ गया। अधिकारियों का कहना है कि टमाटर की बिक्री 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर करने से आने वाले दिनों में इसके दाम और नीचे आएंगे और एनसीसीएफ मोबाइल वैन और दिल्ली एनसीआर में नेफ्ट के स्वामित्व वाले 4 से 5 आउटलेट के जरिए से टमाटर बेचा जा रहा है। इसकी बिक्री आज रविवार से केंद्रीय भंडार की खुदरा दुकानों के माध्यम से शुरू हो गई है। लाल किले की कई पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही है, जिसमें दिख रहा है कि लाल किले की दीवारों तक यमुना नदी का पानी बह रहा है। ये तस्वीर कई सौ साल पुरानी है, जो मुगल कालीन है, जो कह रहे हैं कि यमुना ने खुद अपना रास्ता तलाश लिया है और वे अपनी जगह पहुंच गई है। पूरा देश दिल्ली में बाढ़ को देखकर भयभीत हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह पानी का बाढ़, और देखते ही देखते कई महत्वपूर्ण इलाके जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि लाल किले का परिसर भी पानी पानी हो गया। इस बीच लाल किले की कई पुरानी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि यमुना नदी लाल किले के बगल से ही बहा करती थी। यह बात सही है कि यमुना का पानी इस बाढ़ में वहां पहुंच गया जहां कभी सदियों पहले यमुना नदी बहा करती थी। सैकड़ों साल पुराना मंजर देखकर लोग कहने लगे कि नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। दरअसल दिल्ली की इस बाढ़ में यमुना खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है। लाल किले समेत कई इलाकों में यमुना का पानी भर गया है। लाल किले की लाल दीवारों को छूते हुए यमुना का पानी लोगों को बहुत ही पुरानी याद दिला रहा है, जिसमें यमुना के किनारे 1638 में लाल किले की नींव रखी गई थी। वहीं यमुना एक बार फिर से लाल किले के करीब बह रही है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवान ने 18वीं शताब्दी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दिख रहा है कि कैसे यमुना नदी लाल किले के एकदम करीब होकर बहती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने नदी को पाट कर रिहायश बना दिया और यमुना सिकुड़ती चली गई। बताया जाता है कि यमुना और लाल किले का रिश्ता पौने 400 साल पुराना है, इसलिए लाल किले के पास बह रही यमुना अपने सैकड़ों वर्ष पुराने बहाव के मार्ग पर है। वो ना तो किसी के घर में घुस रही है और ना ही किसी की सड़क पर बह रही है, वो अपने पुराने मार्ग पर लौटी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पुराने जानकारों के हवाले से बताया गया कि दिल्ली में कुल 14 गेट थे, जिसमें वाटर गेट भी शामिल था। इसे यमुना गेट या खिजड़ी दरवाजा भी कहा जाता था। यही दरवाजा सीधे नदी की ओर खुलता था। यमुना गेट उसी सड़क पर है जिसे हम लाल किले के पिछले हिस्से के रूप में जानते हैं। इस गेट का नाम जल के सिंधी संत ख्वाजा खरीज के नाम पर रखा गया था। उस दौर में यमुना लाल किले के ठीक पीछे बहती थी। फिर दिल्ली के रिहायशी ढांचे में परिवर्तन होता गया और यमुना नदी अपना मार्ग बदलती गई और तमाम कारणों के चलते वह पूर्व की ओर बहुत अधिक घूम गई। लेकिन इस बाढ़ में परिस्थिति पलट कर रख दी।
वहीं दिल्ली के अन्य गेट की बात करें तो यमुना गेट के अलावा दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट और निगम बोध गेट फिलहाल बचे हैं। लाहौरी दरवाजा, काबुली दरवाजा, लाल दरवाजा और खिजरी दरवाजा लगभग खत्म हो चुके। यूपी के पूर्वांचल में दमखम रखने वाली बड़ी पार्टी आज एनडीए में शामिल हो गई है। इस पार्टी ने साल 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। यूपी के दिग्गज नेता ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। ओपी राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व चिंताओं के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। बता दें कि ओपी राजभर की पार्टी एसबी-एसपी और सपा के साथ मिलकर साल 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा था। यूपी विधानसभा चुनाव में एसबी-एसपी के एसपी से गठबंधन करके 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि ज्यादा समय तक सपा और एसबी-एसपी के साथ नहीं रह पाया और दोनों पार्टियां अलग हो गई। गौरतलब है कि ओपी राजभर पासी समाज से आते हैं और बड़े पैमाने पर अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। पूर्वांचल में ओपी राजभर और उनकी पार्टी का खास दबदबा माना गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए में एसबी-एसपी के शामिल होने से यूपी की सरकार लोकसभा सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव में इजाफा कर सकती है। जानने की आगामी 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के होटल अशोका में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में एनडीए की बैठक होनी है। इस बैठक से पहले ही ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इससे साफ है कि ओपी राजभर की एनडीए की इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। खासकर यूपी में अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए 50 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। देश के करीब 20 राज्य में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी से उत्तराखंड तक भारी बारिश हो सकती है। यूपी में 50 से ज्यादा जिले जहां अगले 2 दिन में भारी बारिश हो सकती है। खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम तैनात की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर भारी बारिश होने की संभावना थी। साथ ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ के बाद अब दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के आसपास 16 से 19 जुलाई तक मध्यम बारिश का पूर्ण अनुमान लगाया गया है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री तक रह सकती है। वहीं 20 जुलाई से बारिश हल्की पड़ जाएगी। दिल्ली में 15 जुलाई तक 308 mm बारिश हो सकती है, जो सामान्य से 105 mm ज्यादा है। ऐसे में बारिश के इस अलर्ट ने दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इसके साथ ही अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का आसार है। इस दौरान 45 से 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अभी भी प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जनपदों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए सावधानी बरतने के आदेश जारी किए गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 16 से 17 जुलाई को टिहरी,
पौड़ी, हरिद्वार एवं देहरादून, जबकि 17 जुलाई को चंपावत, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का पूर्ण अनुमान है। कुछ जगह पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना भी व्यक्त की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कहना है कि अगले 5 से 6 दिन तक मौसम में नमी और रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।